गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत हम लोगों ने निर्देशन और परामर्श की जो प्रक्रिया है उसके लिए कौन कौन से उपकरण हम उपयोग में ला सकते हैं उस चीज़ को हमने प्रारंभ किया था। क्योंकि निर्देशन करने के लिए हमें सारे पहले सूचनाओं को एकत्रित करना होता है, तो सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए हम साधनों का उपयोग करना पड़ता है और इन्हीं साधनों को हम उपकरण कहते हैं। इन्हीं उपकरणों में हमने प्रारंभ किया था अनुस्थिति मापनी यानी कि रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या है, इसका जो इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं, इसके बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस चीज़ को देखा। आज हम देखने वाले हैं कि अनुस्थिति मापनी में हमको उनकी जो सीमाएं हैं इनको नियंत्रित करने के लिए किस तरह के सुझाव दिए जा सकते हैं। अच्छी अनुस्थिति या रेटिंग स्केल का उपयोग करने के लिए उसके लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, या कौन से नियमों का या किस तरह से हम इसको अच्छे ढंग से अनुस्थिति मापनी का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं सुझाव। सबसे पहले बात जो आती है वो आती है सुझाव। सुझावों की जहाँ तक बात आती है इसके लिए, तो सबसे पहला सुझाव है कि रेटिंग स्केल एकदम जो भी बनाया जाता है, जितने भी कथन बनाए जाते हैं वो शुद्ध रूप से परिभाषित होने, स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए कि जो भी हम जितने भी कथन बनाते हैं, जो भी गुण हैं, जो भी जिस चीज़ को लेकर हम बता रहे हैं, जिसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम निर्माण कर रहे हैं, उससे संबंधित जो भी कथन हम उपयोग में ला रहे हैं, बना रहे हैं, वो एकदम स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। यानी कि वह समस्या जो भी गुण है, विशेषताएं एकदम स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। यानी कि उसके बारे में स्पष्ट इस तरह से स्पष्ट होनी चाहिए कि बालक उन्हें, व्यक्ति उन्हें देखते ही समझ जाए कि क्या कहना या क्या पूछना चाह रहे हैं। अगली बात इसके अंतर्गत आती है कथन छोटे हैं। कथन छोटे, ठीक है ना, इसमें कथन छोटे होने चाहिए। अगर बहुत बड़े बड़े कथन लिए जाते हैं तो यह है कि उस कथन को पढ़ते पढ़ते ही उसका मूल भाव बालक या व्यक्ति भूल जाता है, या उसकी समझ से बाहर हो जाता है, या उसको लगता है कि क्या पूछना चाह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, फिर दोबारा उसको सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। इसमें समय अधिक लगता है। इसीलिए कथन छोटे छोटे होने चाहिए जिनको कि पढ़ने में कम समय लगे और तुरंत वो बात बालक को समझ में आ जाए। फिर कथनों का क्रम बदला जाए। जैसे हम अनुस्थिति मापनी का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने जैसे एक बार जिस सीक्वेंस में जिस क्रम में कथन दिए हैं, हम उन कथनों का हमें क्रम बदलते रहना चाहिए। क्योंकि हम एक बार में सभी का एक साथ नहीं करते, हमको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके हम करते हैं, या एक एक बच्चे का अलग अलग करते हैं। तो ऐसे में हमें प्रश्नों का क्रम बदलते रहना चाहिए। क्यों कि जब अनुस्थिति मापनी को यदि निरीक्षक उसको निरीक्षण करके टिक कर रहा है तो एक ही सीक्वेंस में आता है, तो उत्तरों में समानता आ जाने की संभावनाएं रहती हैं। और कम क्रम बदला जाता है तो निश्चित है कि वो उसी के अनुसार वास्तविक उत्तर प्राप्त होगा। या बालक को उत्तर देना है तो एक ही क्रम में होता है, तो बालकों की आपस में एक दूसरे से वो आसानी से पूछकर और उत्तर को वो एक जैसा उत्तर देंगे। इसीलिए इस
नाम में स्पष्ट उसमें जो क्या कहना चाहिए, उत्तरों के लिए विशिष्ट नाम लिखे जाए, सामान्य शब्दों का उपयोग ना हो। शब्दों का उपयोग ना, ठीक है ना। यानी कि उत्तरों के लिए जैसे औसत, सामान्य, निम्न, ऐसे बिल्कुल सामान्य से शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उत्तरों के लिए जो नाम या शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे विशिष्ट होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्योंकि वो विशिष्ट शब्दों को देखकर बालक मतलब एक प्रभाव अच्छा पड़ता है, इसीलिए उसके लिए एक विशिष्ट शब्दों का उपयोग होना चाहिए, सामान्य से नहीं होने चाहिए। और निर्देश स्पष्ट हो। जो निर्देश दिए जाते हैं कि भाई उसको कार्य कैसे करना है या क्या है, तो वो निर्देश भी एकदम स्पष्ट होने चाहिए, जिससे कि उसको पढ़ते ही बालक को समझ में आए क्या पूछा जा रहा है। इसके बाद बात आती है अनुश्रुति मापने के को नियंत्रित करने के अधीन, ठीक है ना। मापने को नियंत्रित करने के नियम कहो या, है ना, कि किस तरह से उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका नियंत्रित होना बहुत अनिवार्य है। नियंत्रित से मतलब कि वो इतनी स्पष्ट हो, जो हमने सुझाव दिए उन्हीं सुझावों के आधार पर किस तरह के कथन या किस तरह से इसका निर्माण किया जाता है। तो पहला है विशिष्ट गुण, विशिष्ट गुण या व्यवहार स्पष्ट परिभाषित है। स्पष्ट परिभाषित हो, क्योंकि इनका स्पष्ट रूप से परिभाषित होना बहुत अनिवार्य है। अगर स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होता है तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो आप पूछना चाह रहे हो, जिस चीज का बात सूचना को एकत्रित करना चाह रहे हो, वो चीज सही सामने नहीं है। अगली बात जो इसमें आएगी वह है मापनी के बिंदुओं का स्पष्ट अर्थापन यानी कि मापनी में जो बिंदु दिए जाते हैं उनका स्पष्ट अर्थापन होना चाहिए, यानी कि उनका अर्थ स्पष्ट लगा सके, इस तरह के वो इसके बिंदु होने चाहिए जिनका अर्थ स्पष्ट रूप से प्राप्त न हो सकता हो, या जिसको ये कहें कि बालक को समझ में ही ना आवे कि हम किस तरह से उसका उत्तर दें, हम किस लेवल पर उस चीज को समझ रहे हैं। अगर वो चीज ही बालक को समझ में नहीं आ रही तो वो उसके उत्तर को सही ढंग से नहीं दे पाएगा,
उनका स्पष्ट होना बहुत अनिवार्य है। नेक्स्ट है, जिन गुणों को मापा जा रहा है, निरीक्षण, निरीक्षण किया जाना संभव हो। ठीक है ना। जिन गुणों या व्यवहारों का निरीक्षण, मतलब हमको पता लगाना है या उनके बारे में सूचना इकट्ठी करनी है, उनका निरीक्षण किया जा सके, इस बात का ध्यान में रखा जाए। ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में हम निरीक्षण करके पता लगा ही नहीं सकते या निरीक्षण कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसी चीज का, ऐसे तथ्यों का, ऐसे गुण या ऐसी विशेषताओं के बारे में सूचनाओं को, सही सूचनाओं को एकत्रित करना संभव नहीं होता है। इसीलिए यहाँ आवश्यक हो जाता है कि जिसका भी अनुस्थिति का, मापनी का या रेटिंग स्केल का जहाँ भी उपयोग किया जा रहा है, वहाँ पर इस बात का ध्यान में रखा जाए कि हम उस स्थिति, परिस्थिति, गुण, विशेषताओं का निरीक्षण कर सकें। अब जैसे हम बालक के व्यवहार का अगर पता लगा रहे तो निश्चित है हम उसका आसानी से निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन वो क्या सोचता है, उसके बारे में, उसके दिमाग में वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या क्या सोचता है, या वो क्या मन में क्या है उसके, उस चीज का हम निरीक्षण नहीं कर सकते। तो ऐसे में अनुस्थिति मापने का उपयोग यहाँ पर संभव नहीं है। इसीलिए जब भी इसका उपयोग किया जाए, इस बात का ध्यान में रखा जाए कि निरीक्षण किया जाना आसान हो या संभव हो। फिर निरीक्षण विभिन्न परिस्थितियों में करना चाहिए। निरीक्षण विभिन्न परिस्थितियों में करना चाहिए। यानी कि निरीक्षण जहां करने की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि एक ही परिस्थिति में बार बार निरीक्षण किया जाए, नहीं, उसके भी अलग अलग परिस्थितियों में, जैसे कहीं बालक खेल रहा है तो खेल के मैदान में है, कक्षा में पढ़ रहा है तो वहां की परिस्थिति अलग है, दोस्तों के बीच में बैठा है तो वहां की परिस्थिति अलग है, अध्यापकों के साथ बातचीत कर रहा है तो वहां की परिस्थिति अलग है। तो कहने का मतलब अलग अलग परिस्थितियों में उसका निरीक्षण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि खेल के मैदान में कर रहे तो हर समय खाली वहीं पे करोगे, तो वहां पर एक ही प्रकार के व्यवहार का अवलोकन हो पाएगा, निरीक्षण हो पाएगा। इसीलिए जब भी निरीक्षण का उपयोग किया जाता है तब अलग अलग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसका निरीक्षण किया जाना चाहिए। अगली बात आती है, एक मापनी में सीमित गुणों का मापन करना चाहिए। सीमित गुणों का मापन करना चाहिए। यानी एक मापनी में जहां आप उपयोग में ला रहे हैं, कोई एक मापनी जब आप उपयोग में ला रहे हैं तो यहाँ इस बात को ध्यान में रखें कि किसी एक गुण से संबंधित जो भी हम जानना चाहते हैं, तो यानी कि एक मापनी के अंदर सीमित गुणों का ही अवलोकन या निरीक्षण या मापन हो सके। सभी प्रकार के गुणों को उसमें सम्मिलित किया जाएगा तो वो एक भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं या सही परिणाम ना। इसीलिए अलग अलग मापनी का उपयोग किया जा सकता है। एक में बहुत मतलब सीमित गुणों का, जैसे उसके मित्रों के साथ व्यवहार का, काम करने के प्रति उसके जज्बे का, और एक और हम कोई ले सकते हैं। तो जैसे हमने 3 का ही उसके अंदर निरीक्षण किया, फिर अन्य का किसी अन्य, तो इसीलिए एक मापनी में सीमित गुणों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। उत्तर को अंकित करने हैं तो निश्चित स्थान है। उत्तर को अंकित करने के
निश्चित स्थान हो, ठीक है ना। यानी कि एक निश्चित स्थान होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, तो जैसे यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है तो इस जगह ब्रैकेट में उत्तर लिखने का स्थान दिया गया होता है। हर जगह हर प्रश्न के साथ में ऐसा नहीं कि ये प्रश्न यहाँ खत्म हो रहा है यहाँ दे दिया, ऐसा नहीं। यहाँ खत्म भी हो रहा है तब भी इस स्थान पर उत्तर लिखने का स्थान दिया जाता है, जिससे कि उत्तर की स्पष्टता साफ होती है, जांच करने वाले को उत्तर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अगर इस तरह अव्यवस्थित रूप से होगा तो सबसे पहली चीज तो वो प्रमाण अव्यवस्थित लगेगी, दूसरा उत्तर ढूंढने में समय लगेगा और फिर वहां पर कहीं पर या तो कोई उत्तर छूट जाएगा या फिर कहीं पर जैसे किसी को क्वेश्चन छूट गया या कहीं पर बालक स्वयं भी उत्तर लिखने से छूट जाए। इसलिए आवश्यक है कि एक क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए मतलब स्पष्टता और सटीकता बनाए रखने के लिए निश्चित स्थान उत्तरों को अंकित करने का होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रमाणिक का उपयोग है तो स्पष्ट निर्देश स्पष्ट होने चाहिए। निर्देश स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है ना। निर्देश स्पष्ट होने चाहिए। अगर स्पष्ट निर्देश नहीं है तो ये बात है कि जो भी कोई निर्देशन करता या जो इस प्रमाणिक का उपयोग कर रहा है तो प्रयोगकर्ता या उत्तरदाता दोनों उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आवश्यक है कि जो भी निर्देश दिए जाए वो स्पष्ट शब्दों में इस तरह से हो कि बालकों को आसानी से समझ में आ सके। अगली बात जो इसमें आती है वह आती है मूल्यांकन हेतु निर्णायक मूल्यांकन निर्णायकों के द्वारा मूल्यांकन निर्णायकों के द्वारा किया जाए, यानी कि मूल्यांकन करने के लिए निश्चित व्यक्तियों को निर्णायकों को नियुक्त किया जाए और निर्णायकों की संख्या अधिक हो। ठीक है, मतलब कि निर्णायक नियुक्त किए जाओ, निर्णायक भी संख्या अधिक होनी चाहिए, एक या दो के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब हम जैसे कि हम कोई कंपटीशन करते हैं तो कंपटीशन में हम कभी भी एक निर्णायक को नहीं बुलाते, 2 से 3 निर्णायक, 3 निर्णायक आवश्यक रूप से रखते हैं क्योंकि तीनों के देखने का तरीका अलग अलग होता है, तीनों की सोच अलग अलग होती है। इसी तरह से जब हम अनुस्थिति नापने का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी निर्णायक अलग अलग अधिक, एक से अधिक रखे जाते हैं और उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। अंतिम बात इसमें आती है अध्ययनकर्ता प्रशिक्षित होना चाहिए। अध्ययन करता प्रशिक्षित हो, ठीक है ना। अध्ययन करता प्रशिक्षित होना चाहिए क्योंकि उसके अगर वो स्वयं प्रशिक्षित नहीं है तो वो इस प्रमाण का सही उपयोग नहीं कर सकता है। अब बात आती है कि इसके प्रकार, अनुस्थिति प्रमाण के प्रकार कौन कौन से, कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकारों की जहां तक बात आती है प्रकारों की जहां तक बात आती है तो इसमें 4 प्रकार के प्रकारों के बारे में हम देखेंगे। मतलब बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग तरह की, हर जहां अलग जिस भी चीज का अध्ययन करना है तो उसके अनुकूल इसका प्रभावनी का उपयोग किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बालक के अध्ययन के लिए, क्योंकि एक अध्यापक को निर्देशन कार्य करना है तो उसमें अधिकांश रूप से बहुत सारी उपयोग में आती है, लेकिन अधिकांश रूप से जो चर्चा होती है
गया है वर्णनात्मक अनुस्थिति मापनी। ठीक है ना। वर्णनात्मक अनुस्थिति मापनी यानी कि वर्णन जिस पर वर्णनात्मक होती है जिसमें कि वर्णन के आधार पर उसका निरीक्षण या उसका मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है अंकीय मापनी या सांख्यिकीय मापनी। सांख्यिकीय मापनी जिनमें कि अंकों के आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ मापनी जिसमें कि ग्राफ का उपयोग किया जाता है ग्राफ के माध्यम से, यानी कि मूल्यांकन के लिए जो अंक प्राप्त होते हैं उनको जैसे देखा होगा कई जगह इस तरह से पहाड़ों की या इस तरह की मई देखा जाता है। इस तरह से हम इस तरह से ग्राफ के माध्यम से उसे समझते हैं, यानी कि ग्राफिकल मापनी भी बनाई जा सकती है। और अगली जो है व्यक्ति से व्यक्ति की मापनी। व्यक्ति से व्यक्ति की मापनी यानी कि व्यक्तियों के द्वारा सूचनाएं एकत्रित करना की जो मापनी होती है उसे व्यक्ति से व्यक्ति की मापनी कहा जाता है। अधिकांश बहुत सारी मापनियां होती हैं लेकिन बहुत सारे स्किल्स होते हैं जिनसे कि हम मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसकी अनुस्थिति मापनी है उसमें इन 4 प्रकार की जो है बच्चों के ऊपर अध्ययन करने में विशेष रूप से उपयोग में लेकर आते हैं। यहाँ पर अनुस्थिति मापनी का निर्माण कई मनोवैज्ञानिकों ने किया उनका, लेकिन यहाँ पर हम 2 की चर्चा करेंगे। पहला है थर्स्टन ने अनुस्थिति मापनी का जब निर्माण किया तो उनके निर्माण की जो प्रक्रिया थी, क्योंकि इन्होंने इसका उपयोग एक प्रभावी ढंग से किया, इसीलिए इनकी जो प्रमाणनी है इसके बारे में कहा सुना जाता है या पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने जब प्रमावनी का निर्माण करने की बात करते हैं, उसके स्टेप्स की बात करते हैं, इन्होंने किया तो उसमें सबसे पहले जो किया था इन्होंने वह सबसे पहले स्टेज पर उन्होंने कथनों की रचना करी, यानी कि थर्स्टन मापनी के अंतर्गत सबसे पहले कथन की रचना की जाती है। ठीक है, कथन की रचना की जाती है यानी कि जिस भी गुण या विशेषताओं का हमको पता लगाना है तो उसका पता लगाने के लिए हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिन्हें हम कथन कहते हैं, वाक्य बनाते हैं और इन कथनों का निर्माण किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि बालक का हमको पता लगाना है कि वह गृह कार्य क्यों नहीं करता है, तो उसे हमने गणित विषय मुझे बहुत पसंद है, अंग्रेजी विषय कठिन लगता है, जैसे इस तरह के हम कथन बनाते हैं। तो ये छोटे और एक स्पष्ट सटीक कथनों का निर्माण किया जाता है। फिर बाद में है कथनों पर निर्णायकों की राय ली जाती है। निर्णायकों की राय, ठीक है ना, क्योंकि इनमें के स्टेटमेंट सही बने हैं या नहीं, कथन सही है या नहीं, जिस चीज को हम जानना चाह रहे हैं क्या वो चीज समझ में स्पष्ट रूप से निकल कर आएगी या नहीं, उस चीज को समझने के लिए कथन पर्याप्त है या इनमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है, सही परिणाम प्राप्त होंगे या नहीं, इनका व्याकरण की दृष्टि से वो शुद्ध है या नहीं, वाक्य को बहुत लंबा तो नहीं है, इन सबको जांचने के लिए, परखने के लिए निर्णायकों की राय इसमें प्राप्त की जाती है। फिर बाद में है निर्णायकों की सबसे पहले तो नियुक्ति की जाती है, फिर उनका राय ली जाती है, फिर राय के आधार पर निर्णायकों के राय के आधार पर औसत निकाला जाता है, यानी कि उन कथनों का निर्णय
औसत निकाला जाता है, अर्थात उसकी विश्वसनीयता और वैधता को ज्ञात करने के लिए इनका औसत निकाला जाता है। अगली बात यहाँ आती है शोध हेतु न्यायाधीश के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। फिर बाद में जब हम औसत निकाल लेते हैं अर्थात इसकी विश्वसनीयता और वैधता को ज्ञात कर लिया जाता है। विश्वसनीयता व वैधता, जब ये विश्वसनीय और वैधता की दृष्टि से सिद्ध हो जाते हैं कि विश्वसनीय वैध है, तब इसमें न्यायाधीश पर प्रशासित किया जाता है। न्यायाधीश को प्रशासित किया। न्यायाधीश कौन सा? जिनका अध्ययन करना है, जिन बच्चों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करनी, जिन लोगों के ऊपर से संबंधित हमें सूचनाएं एकत्रित करनी है, उन लोगों के बीच में वह प्रणाली दी जाती है। प्रशासित करना यानी कि उनसे उनमें उत्तर अंकित करने को कहा जाता है। या फिर अगर निरीक्षण किया जा रहा है तो निरीक्षणकर्ता उन उत्तरों पर अपने अंक या उत्तर को अंकित करता है। फिर बाद में है उत्तरों के मान का योग। उत्तरों के मान का योग यानी कि योग किया जाता है, टोटल किया जाता है। जो भी उत्तर आते हैं उनको अंकों के आधार पर, अंकों के माध्यम से उनको जोड़ा जाता है। क्योंकि जैसे हमने 5 पॉइंट स्केल लिया है तो 5 पॉइंट के अंदर उत्तम, अति उत्तम, जैसे अति उत्तम, उत्तम, सामान्य, निम्न और अति निम्न, जैसे ये 5 पॉइंट स्केल है, ठीक है ना। ठीक है, अब इनको जो अंक दिए जाते हैं, जैसे कि हमने अति उत्तम पे हम 5 अंक देंगे, उत्तम पे हम 4 देंगे, उत्तम पे हम 4 देंगे, सामान्य पे हम 3, निम्न पे 1, 2 और अति निम्न में 1 अंक हम प्रदान करेंगे। तो इस तरह से इसको अंकित किया जाता है। फिर जिस पर अंक टिक किया जाता है उनकी संख्या को, उनके मान को जोड़ लिया जाता है, इनका योग किया जाता है। फिर बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जब योग होगा फिर जो परिणाम सामने आता है उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि किस तरह के इसके परिणाम हमें प्राप्त हो रहे हैं। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो थ्रस्टर की मापनी का जो है रचना कठिन है, सरल नहीं है। इसकी रचना करना आसान नहीं है क्योंकि इसमें कथनों का निर्माण करना, फिर निर्णायकों की राय लेना, फिर निर्णायकों से जो सुझाव आते हैं उसके आधार से पुनः उसमें सुधार करके पुनः जांच करना और फिर बाद में न्यायाधीश को प्रशासित करना। तो इसकी रचना कठिन है, आसान नहीं है, सरल नहीं है, ठीक है ना। थ्रस्टर मापनी की रचना कठिन है। दूसरी बात जो इसमें आती है, समय, धन व शक्ति अधिक लगती है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बार जो कथनों का निर्माण किया गया फिर निर्णायकों के पास भेजा गया, फिर उसमें जो सुधार हैं उनकी राय के अनुसार उन्हें सुधारा जाता है, फिर दोबारा उसका दूसरे निर्णायकों के पास में भेजकर उसको जांचा जाता है, उसके बाद उसे प्रशासित किया जाता है। इसीलिए इसकी रचना कठिन है और फिर इसमें समय भी अधिक लगता है, धन भी खर्च होता है क्योंकि एक बार हुआ दोबारा होता है, और फिर इसमें शक्ति भी अधिक लगती है। फिर लेकिन इसमें अंक जो है, अंकन की पद्धति जो है वो सरल है। अंकन पद्धति सरल है, ठीक है ना, इसमें सरलता से अंक प्रशासित किए जा सकते हैं। तो आज हमने अनुस्थिति
कैसे व किन नियमों को ध्यान में रख कर किया जाता है। ठीक है, अनुस्थिति क्रमावली क्या है, इसका निर्माण कैसे व किन नियमों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखें, बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलें, घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।